हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लनोवा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर GM। आई होप कि आपको मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स जो है एफएम के वो पसंद आए होंगे। एफएम की इस सीरीज को आज हम कंक्लूड करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि पीएससी के सिलेबस में आपके हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। मेरे लेक्चर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत ही सही पर हेल्प कर रहे होंगे आपकी तैयारी में। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इसके तुरंत बाद हम एक लेक्चर और बनाएंगे जो कि होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के MCQ पर। तो बिना देरी किए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, चलते हैं स्लाइड पर। कहाँ है भाई? अच्छा, ठीक है, हमें तो ये टॉपिक करना है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो है व्हाट आर बैंक्स। तो सबसे पहले बैंक को समझ लेते हैं। बैंक क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट काम। बैंक के दो काम। एक, बैंक पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के रूप में लेगा और दूसरा वही पैसा बैंक पब्लिक को लोन के रूप में देगा। तो वही चीज यहाँ लिखी है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के रूप में लेता है और पब्लिक को ही पैसा लोन के रूप में देता है। बैंक के अलावा एक वर्ड और होता है NBFC। इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी NBFC हमारे नॉर्मल बैंक से क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए डिफरेंट है कि NBFC डिपॉजिट के रूप में पब्लिक से पैसा नहीं लेता, वो सिर्फ लोन देता है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि हमने गाड़ी फाइनेंस करवाई है, तो वो फाइनेंस कंपनी क्या होती है? वो होती है आपकी NBFC, यानी वो बैंकिंग सेवाएं नहीं दे रही है, वो सिर्फ लोन प्रोवाइड कर रही है। तो वो सारी कंपनीज जो सिर्फ लोन प्रोवाइड करती है वो कहलाती है NBFC। अब लोन प्रोवाइड करने के लिए इनके पास जो फंड्स आते हैं वो इनके स्वयं के खुद के फंड्स होते हैं, ओनर्स कैपिटल। ठीक, तो एक बैंक होता है और एक होता है NBFC। हमें पढ़ना है बैंक, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देखें कि हम अगर चर्चा करें कि इंडिया में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कब शुरू हुआ, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या चेंजेस आए, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक आज़ादी के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले हमारा बैंकिंग कैसा था और एक आज़ादी के बाद हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा था। तो इसमें कुछ हमें पढ़ना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ आपका कलकत्ता भी आएगा इसमें, और इंपीरियल बैंक आएगा, फिर RBI है, SBI है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ आगे जाकर। 91 में आपकी LPG मॉडल आया। आज की डेट का जो बैंकिंग हम देखते हैं, डिजिटल बैंकिंग, हमें ये भी पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं आने वाली स्लाइड्स में। चलते हैं वन बाय वन स्लाइड्स की ओर। सबसे पहले यहाँ देखें, अगर हम शुरुआत करें कि इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है, तो इंडिया का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। डेट याद रखिए, 1970 में बना था। बनाने वाली कंपनी का नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, और ये कहलाता है इंडिया का पहला बैंक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि PSC फैक्चुअल डेटा पूछता है और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये सब फैक्चुअल डेटा बेस्ड ही है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, और ये हमारे इंडिया का पहला बैंक। फिर तीन बैंकों का निर्माण और हुआ। एक था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा था आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मद्रास सॉरी। ये बैंक ऑफ बंगाल बना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास, महाराष्ट्र नाम आ रहा है, बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। देखिए, जो बैंक ऑफ बंगाल है उसकी शुरुआत एक्चुअली हुई थी कलकत्ता से,
और फिर बाद में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ बंगाल का पहला क्या नाम था, तो पहला नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा। फिर आपका बैंक ऑफ बॉम्बे आया और फिर बैंक ऑफ मद्रास यानी मद्रास प्रेसिडेंसी आई। तो ये तीनों बैंकों को मिला के हमने क्या नाम दिया है, हमने इनको नाम दिया ये हमारे हैं प्रेसिडेंसी बैंक्स। ठीक है, इतना क्लियर। डेट याद रखिएगा, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। फिर हुआ ये कि 1921 का समय आया और यही तीन बैंक जो बने थे, कैलकाटा वाला यानी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे वाला और तीसरा मद्रास वाला, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, इकट्ठा कर लिया गया और बैंक का नाम, जो नया बैंक बना उसका नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इसका निर्माण हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आता है, ठीक है। और ये हमारे उस समय का, उस दौर का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था। तो भैया सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक आजादी के पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना है भैया, तीन बैंकों को मिलाकर। तीन बैंक कौन कौन से, बंगाल वाला, बॉम्बे वाला और मद्रास वाला। तो इन तीन बैंकों को मिलाकर हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921 में। याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके इसमें और कहानी ऐड होने वाली है। तो यही टाइमलाइन चल रही है नीचे यहाँ पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1770, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में आकर जो है वो स्थापित हुए। ठीक है, तो पहला बैंक और 1921 वाला तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1921 के बाद दौर आया 1935 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है, 4-5 सितारे लगा देता हूं मैं यहाँ पर, ये लो 5 कर दिए। नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है, डेट याद रख लो भाई, फैक्ट है आएगा, ठीक है। तो फैक्ट है, आने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा फैक्ट यहां से ये निकल के आता है, इस बैंक को बनाने के लिए जो अनुशंसा की थी, वो अनुशंसा करी थी हिल्टन यंग कमीशन ने। ये अनुशंसा उन्होंने करी थी 1926 में कि भैया बैंक बनाया जाए, ठीक है, जो वित्तीय और मुद्रा दोनों को ध्यान दे इंडिया के। तो हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर 1935 में आरबीआई का निर्माण हुआ। 1 अप्रैल 1935 फाइनेंशियल ईयर जब चालू होता है अपना, मान के चलो वही अपना आरबीआई का डेट भी 1 अप्रैल वाली। शुरुआत में ये आरबीआई एक प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक थी, ठीक है। फिर इसका हेडक्वार्टर उस वक्त कोलकाता था। 2 साल के बाद 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया आरबीआई का हेडक्वार्टर, पर अभी भी ये प्राइवेट बैंक ही था। तो आरबीआई शुरू में प्राइवेट बैंक था, शुरू में इसका हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता में यानी कलकत्ता में, और बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज करके मुंबई लाया गया 2 साल बाद। 1949 का दौर आया, आजाद होने के बाद हमने आरबीआई का कर दिया राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है अब ये बैंक जो है इसके ब्रांचेस पूरे देश भर में खुलेंगे और ये पूरे देश में रन कर सकता है, अपनी बैंकिंग सेवाएं दे सकता है, ठीक है। तो ये आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। डेट फिर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1949 को 1 जनवरी को आरबीआई नेशनलाइज हुआ और नेशनलाइज होने के साथ में अब ये बन गया हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन। शुरुआत में जो कि प्राइवेट था, अब हो गया वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन। फिर आया 1955 और 1955 में जो 1921 में इंपीरियल बैंक बना था, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अब नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेट फिर याद रखिए, 1 जुलाई 1955 की कहानी है ये। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए। फिर आया 1969, बहुत सारे बैंक्स इंडिया में चल रहे थे छोटे छोटे। वो सारे बैंक्स जिनके पास 50 करोड़ से ऊपर के डिपॉजिट्स थे, ठीक, तो छोटे छोटे वो सारे बैंक्स जिनके पास 50 करोड़ से ऊपर के डिपॉजिट्स थे,
उनका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण, यानी अब ये बैंक भी इंडिया में हर जगह अपने ब्रांचेस खोल के सेवाएं दे सकते हैं। ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को, यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक 14 जो बड़े बैंक थे जिनके पास 50 करोड़ के ऊपर का डिपॉजिट था, पब्लिक डिपॉजिट्स, उनका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। 1980 का दौर आया, फिर हुआ ये कि 6 और बैंक्स को हमने राष्ट्रीयकृत कर दिया। 6 बैंक्स का और राष्ट्रीयकरण हो गया, कारण कि हमें हमारी बैंकिंग सेवा जो इंडिया में चल रही है उसको और मजबूत करना था। तो शुरुआत में 69 में 14 बैंक और फिर 80 में आके और 6 बैंक्स का कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। यही टाइमलाइन पे चल रहा है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई, 35 से 37 में हेडक्वार्टर चेंज हुआ, 1949 में आरबीआई पब्लिक इंस्टीट्यूशन बन गया, 55 में इंपीरियल बैंक को एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया, फिर यही कार्रवाई एक बार और करी गई, 6 बैंक को 1980 में भी नेशनलाइज कर दिया गया। तो डेटा पूरा फैक्चुअल है, पर भैया इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस तो भैया बनते ही बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, अब आता हूं 1991 का दौर। ठीक है, एक भाई साहब है जिनका नाम है एम नरसिम्हा राव। इन्होंने 1991 में कहा कि हमें आर्थिक लिबरलाइजेशन की जरूरत है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट एक तरीके से। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि 1991 में लाया गया था एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लाया था, और यही मॉडल इनकी अनुशंसा पे लाया गया था। तब इन्होंने एक बात और कही कि बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए अब इंडिया में प्राइवेट बैंक्स भी ओपन करे जाएंगे। ठीक है, ओपन करते वक्त जो सरकारी नॉर्म्स हो गए, यानी जो आरबीआई के नॉर्म्स हो गए, वो फुलफिल किया जाएगा, और आरबीआई डिसाइड करेगा कि बैंक की कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट, बैंक के पास कितना कैपिटल होना चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये डिसाइड आरबीआई करेगा, और सारे बैंक्स को इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 1991 कमेटी का नाम बहुत ध्यान से करिएगा, नरसिम्हा राव कमेटी। ठीक है, प्राइवेट बैंक की एंट्री हुई, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करे जाएंगे, कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट यानी कार सीएआर जो बोलते हैं, वो भी आरबीआई के थ्रू ही रेगुलेट किया जाएगा। इन्होंने 1998 में फिर थोड़ा सा और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए थोड़े बहुत नॉर्म्स और दिए, रिकमेंडेशन अनुशंसा आई। उन्होंने कहा बैंक्स को मर्ज कर दो भाई, जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या वो बैंक जो बहुत मजबूत है, जो कंट्रोल कर सकते हैं पूरी इकोनॉमी को, इनको मर्ज करके बड़ा और रूप दे दिया जाए। बैंक जो लोन बांटता है, बैंक जब किसी कस्टमर को लोन बांटता है, तो बैंक की इकलौती एसेट क्या होती है? बैंक की इकलौती एसेट होती है उसके पास पड़ा हुआ वो कैश जो वो लोन के रूप में दे रहा है, यही बैंक की इकलौती एसेट है। एसेट माने बैंक ने ये कैश दिया किसी को लोन के रूप में, ये मानते हुए कि वो बंदा इस पर ब्याज हर महीने भरेगा और साथ में ये लोन अमाउंट भी वापस करेगा। जब वो बोरोवर लोन का पैसा नहीं देता या इंटरेस्ट नहीं भरता 3 कंसेक्यूटिव मंथ तक, 3 महीने लगातार जब वो ब्याज भी नहीं भरता है, अपनी ईएमआई नहीं भरता है, तो उसका खाता जो होता है, लोन अकाउंट जो होता है, उसे बोला जाता है एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म होगा, यहां लिख देता हूं मैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो 3 महीने तक लगातार अगर बोरोवर फंड्स नहीं देता है, ईएमआई नहीं भरता है, तो वो कहलाता है एनपीए। और नरसिम्हा राव ने कहा कि भैया बैंकों के एनपीए ज्यादा हो रहे हैं, बैंक्स को अपने एनपीए कम करने चाहिए। जैसे कि जब लोन देते हो तो लोन देते वक्त ध्यान दो कि बोरोवर सक्षम है कि नहीं है लोन वापस करने के लिए, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लो, उसकी एक्चुअल सिचुएशन समझ लो, तभी उसे लोन यानी क्रेडिट पर पैसा उधार दो। तो सुपरविजन की बात करें कि सुपरवाइज करो भैया सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये अनुशंसा दी थी नरसिम्हा राव कमेटी ने दूसरी बार 1998 में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो चल रहा है वो है 2010 से क्या हुआ। तो 2010 से लेके आज तक की कहानी
जो मेन टॉपिक है वो है कि बैंकों का डिजिटलाइजेशन, ठीक है, कब से शुरू हुआ? 2010 से। ध्यान दीजिएगा डिजिटलाइजेशन में क्या क्या सेवाएं आई। एक आई कोर बैंकिंग सोल्यूशन। आप देखते हो आज की डेट में आपका ब्रांच कहीं किसी और शहर में होगा, पर आप पैसे किसी और शहर से विड्रॉ भी कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो, तो इसे कहा हमने सीबीएस सिस्टम, ठीक है। दूसरा इंटरनेट बैंकिंग, आप समझते हो इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग सेवाओं का यूज लेना। और तीसरा मोबाइल बैंकिंग भी आ गया। मोबाइल बैंकिंग एसएमएस बैंकिंग के थ्रू भी हम मोबाइल इंटरनेट हमारे बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो नया वर्ड है वो ध्यान रखिए, यूपीआई। यूपीआई को ध्यान रखिए, ठीक। क्या है यूपीआई? 2016 में यूपीआई आया है, ठीक है। यूपीआई किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया है। आपको यूपीआई का फुल फॉर्म पता ही होगा और ये आपके लिए होमवर्क भी होगा कि आप यूपीआई का फुल फॉर्म पता करके अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। कोई भरोसा नहीं, पीएससी का क्वेश्चन है, पीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, हो सकता है वो यही पूछ ले यूपीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया, ठीक है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका बेनिफिट मिलता है कि हम जब चाहे तब चाहे पेमेंट कर सकते हैं, हम जब चाहे तब चाहे पेमेंट निकाल सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई के साथ एक और होमवर्क है, क्यूआर का फुल फॉर्म भी निकाल लीजिएगा कि क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है। थोड़ी मेहनत करवा रहा हूँ आपको, आपसे जानबूझकर, ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए फिर वो, ठीक। तो ये सब चीजें जो है आप देखते हो आज के दौर में कि हमारा बैंकिंग सेवाएं कितना हमारे लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। एक चीज और बची है, वो है पेमेंट बैंक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पेमेंट बैंक क्या है, पहले उसको समझ लेंगे और फिर कौन कौन से पेमेंट बैंक होते हैं। देखो पहले यहाँ तो दिया है पेमेंट बैंकों के नाम। पहला पेमेंट बैंक दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट है भैया। दूसरा पेमेंट बैंक है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। और भी कुछ है, फिनो पेमेंट बैंक वगैरह, वो जो आएगी तब अपन देखेंगे उसको, ठीक है। दूसरे टाइप के बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक। देखिए जब भी कोई बैंक बनता है तो वो लाइसेंस लेता है आरबीआई से, ठीक। लाइसेंस लेने के बाद आरबीआई उनसे कैपिटल यानी कार रिक्वायरमेंट फुलफिल करवाती है और कहती है कि भैया आप बैंकिंग सेवाएं दे सकते हो, पर अभी आप फुल बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकते। फुल का मतलब आप लोन बहुत सारा नहीं बांट सकते, आप डिपॉजिट के नाम पर इतना पैसा ही आप ले सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बैंक्स के ऊपर। उसके हिसाब से बैंक जो होते हैं उनको हम शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में बांट देते हैं, ठीक। शेड्यूल 2 के बैंक और शेड्यूल 1 के बैंक, ठीक है। तो जो छोटे छोटे नए नए बैंक होते हैं ना, जिनको बोला जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक जो होते हैं ये फुल फ्लेज बैंकिंग सेवाएं नहीं देते हैं। जैसे जैसे इनका डिपॉजिट रेशियो और अपना एलआरआर ये मेंटेन करते हैं आरबीआई के पास सही तरीके से, वैसे वैसे आरबीआई इनको लाइसेंस में छूट देता जाता है और फिर ये शेड्यूल 2 से शेड्यूल 1 में ऐसे आते हैं। शुरुआत में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाते हैं, जैसे अपने यहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, आपने इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देखा हुआ है। तो ये कुछ आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्लीज आप गूगल सर्च करके निकाल लीजिएगा इनके बारे में। 1991 में टाइमलाइन बोल रही है भैया, एलपीजी मॉडल आया, बैंकिंग सेवाओं के लिए नए रिफॉर्म्स आए। ध्यान दीजिएगा, कमेटी बनाई थी नरसिम्हा कमेटी ने 1998 में, फिर से उन्होंने कहा कि कमेटी में थोड़े बहुत मतलब अनुशंसा दी, बैंकिंग में और सुधार होना चाहिए। 2010 में टेक्नोलॉजी आ गई डिजिटल वाली और 2016 में हमारा डिजिटल पेमेंट्स वगैरह आ गया। यहाँ तक आपको चीजें याद ही करनी है, समझनी भी है। चलिए बैंकों के टाइप क्या आते हैं, ठीक। आ सकता है क्वेश्चन। एक होता है तुम्हारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी किसी भी देश का प्रमुख बैंक, जिसको हम कहते हैं एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। याद रखिएगा आप 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक। 1935 में वो बन गया था। पिछले स्लाइड में आप पीछे जाके वापस देख लीजिएगा और वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरे टाइप के बैंक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब जो कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बनते हैं, यानी जो हम नॉर्मल बैंक देखते हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट्स लेते भी है और लोन के रूप में पैसा देते भी है।
तो इसमें भी दो टाइप के बैंक हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कुछ बैंक फॉरेन बैंक भी हैं और कुछ बैंक आपके सिर्फ एक किसी किसी रीजन को डेवलप करने के लिए बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं आरआरबीज। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण सेवाएं देने के लिए आरबीआई के अंदर बने हुए आरआरबीज है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। मोटा मोटा 4 पार्ट में डिवाइड किया है बैंक्स को। वैसे तो और भी बहुत टाइप्स के बैंक होते हैं, पर मोटा मोटा जो सबसे ज्यादा प्रमुख आपको देखने को मिलते हैं वो ये 4 होते हैं। फिर होता है एक कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलकर। तो मिलकर हम बैंकिंग सेवाएं देंगे। मिलकर क्या, मिलकर मतलब जैसे आप ये देख रहे हो, सब लोगों ने मिलकर फंड्स लगाए और यही सब लोग मिलकर जो है ये आगे जाके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं जब भी किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसी संस्थाएं कहलाती है आपकी कोऑपरेटिव बैंकिंग संस्थाएं, जो स्टेट लेवल पर भी हो सकती है, जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले लेवल पर भी हो सकती है, और जो एकदम छोटे लेवल पर भी हो सकती है, जहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को लोन की सेवाएं दी जाती है। इसे बोला जाता है PACS, याद कर लीजिए भैया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट आपकी सोसाइटीज है। तो शुरुआत में जब भी कोई सहकारी बैंक होती है ना, वो सोसाइटी से बनती है। सोसाइटी में जैसे आपको पता है 10-20 लोगों का होना कंपलसरी है। 10 से 20 लोगों ने मिलकर सोसाइटी बनाई, थोड़ा बहुत पैसा लगाया, एक दूसरे को फंड्स बांटने लगे, धीरे धीरे वो काम बढ़ा, तो उन्होंने अपने आप को कोऑपरेटिव बैंक में कन्वर्ट करवा दिया। ये आपकी सहकारी संस्थाएं, सहकारी बैंकिंग संस्थाएं। फिर कुछ बैंक होते हैं डेवलपमेंट बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं कितने सितारे, जितने भी सितारे लगाऊं कम है। सबसे पहले आता है नाबार्ड, उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर आता है सिडबी, फिर तीसरा आता है एग्जिम बैंक और चौथा आता है आपका NHB। इसके अलावा भी कुछ और है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक, नाम फिर से लिखा है, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, NHB और कुछ अदर्स। तो आपके डेवलपमेंट बैंक जो है, ये क्वेश्चन तो हर साल हर बार की PSC में आता है, इस बार भी आएगा ही आएगा, ध्यान से दीजिएगा। देखिए पेमेंट बैंक के बारे में फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि पेमेंट बैंक में एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, एक एयरटेल पेमेंट बैंक है और एक फिनो पेमेंट बैंक है। आप हो सके तो इनकी डेट्स निकाल लीजिए, ये कब कब बने, और डेट्स नहीं भी निकालोगे तो जो पहला आपका पेमेंट बैंक है वो तो आप प्लीज सर्च करके निकाल लो। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहला है, एयरटेल पेमेंट फिर आया आपका फिनो। तो इतना आप निकालिएगा, ये आपका एडिशनल काम होगा यहाँ से। ठीक है, अगला टॉपिक आ रहा है यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस। जैसे कि मैंने कहा, स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक होते हैं जो फुल फ्लेज बैंकिंग सेवाएं जो है वो नहीं कर सकते, उनके ऊपर कैपिंग और लिमिट लगी होती है। ठीक, तो वो लोन देते हैं छोटे बोरोवर्स को, ठीक है, फार्मर्स को, छोटे MSME को। ठीक, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, वो डिपॉजिट्स के रूप में पैसा ले सकते हैं। ठीक, नाम दिए हुए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, जहां पर भी चाहो तो आप निकाल सकते हो। आ सकता है MCQ में ऑड वन आउट की भी, इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है। ठीक है, तो 3 डाल दिए, एक SBI लिख दिए, तो आपका आंसर SBI होगा उस वक्त। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। जितना भी स्लाइड अभी चल रही है सब फैक्चुअल डेटा पे चल रही है, आपको आपके एंड से भी एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा भी डिटेल में थोड़ा और चली जाइएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पर आया है आपका टॉपिक, पानी पी लिया जाए। आप एक बार स्क्रीन जब तक देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आएगा पक्का, गारंटीड। क्या है, क्या आएगा? 3-4 चीजें जो समझनी है। फुल फॉर्म, कब बना, दिन और डेट के साथ, और किस उद्देश्य के लिए स्थापना हुई। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट बैंक या स्पेशल बैंक्स हैं उनमें आता ICFI। मुझे याद है जो क्वेश्चन आया था पिछले PSC में, वो आया था कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट बैंक नहीं है या है, और फिर ऑब्जेक्टिव्स भी आए थे और उसमें से कहा था कि इनमें से इनका कौन सा प्रमुख ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है इतना ही था वो। तो ध्यान से कीजिएगा, सबसे पहला होता है IFCI। देखिए मैंने ये स्लाइड में क्या किया है कि मैंने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमा दिया है, यानी जो पहले आया उसका पहले, जो जिसकी स्थापना पहले हुई उसको पहले रखा है, बाद वाले को बाद में रखा है, तो थोड़ा आपको याद करने में सहूलियत होगी। सबसे पहले है IFCI, फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम याद कीजिएगा, फुल फॉर्म याद कीजिएगा,
थोड़ा बहुत नकर चकर करके, स्पेलिंग में चेंज करके, एक आधे वर्ड को आगे पीछे करके पीएससी क्वेश्चन पूछता है। आप बिल्कुल ध्यान से याद कीजिए। आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब अगली बारी आ रही है डेट की। डेट आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1 जुलाई 1948, आजादी के तुरंत बाद। ठीक है। क्या करता है ये बैंक? ये बैंक आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है। याद है हमने फाइनेंस पढ़ा था कितने टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो जो कि 5 साल से अधिक समय टर्म के लिए आपको दिया गया है। किसको ये लोन देगा, किसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा? इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, क्योंकि 1949 में जब आजाद हुए, ठीक है, 47 में जब आजाद हुए, उसके बाद तो कंडीशन अच्छी नहीं थी इंडिया की, तो डेवलपमेंट के नाम पर पैसों की रिक्वायरमेंट थी, और ये पैसों की रिक्वायरमेंट आईएफसीआई जो है वो पूरा कर रहा था। फिर आया आईसीआईसीआई, जो हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं आज की डेट में आईसीआईसीआई बैंकिंग। शुरुआत में आईसीआईसीआई एक बैंक नहीं था। क्या था वो? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था। इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देने के लिए बना था, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बना था। कब बना था? 5 जनवरी 1955 को। मोटिव यहां लिखा है, प्रमोट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगा? आईसीआईसीआई। प्राइवेट सेक्टर में भी क्या? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो उनके इन्वेस्टमेंट्स को, उनके मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बना। फिर बाद में जाके आईसीआईसीआई ने बैंकिंग लाइसेंस भी लिया। आज की डेट में आप उसको बैंक के रूप में देखते हैं। अगला वर्ड आईडीबीआई, भैया इंपॉर्टेंट है। आईडीबीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बैंक बना था ये। 1 जुलाई 1964 1964 को बना था ये। क्या करेगा? वही करेगा, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यह इंडस्ट्रीज को करेगा। यह इंडस्ट्री जो है वो मान सकते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी है, ठीक, उनको बढ़ावा देने के लिए आपका आईडीबीआई बना। ये आया आपका अगला टॉपिक। जितने सितारे लगा रहा हूं समझ जाओ उससे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड, फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, स्पेलिंग में और वर्ड की हेराफेरी पीएससी कर सकता है ऑप्शंस में। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 पूछ चुका है ये, ठीक है, कब स्थापना हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई। किस चीज के लिए हुई है? ये भी आरबीआई ने नाबार्ड बनाया था, और बनाया था सिर्फ इस चीज के लिए कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे, गांव का डेवलपमेंट हो, और गांव लेवल पे जो लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। तो नाबार्ड बना था एग्रीकल्चर को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बना था 12 जुलाई 1982 को। फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। भैया ये जो स्लाइड चल रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड चल रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से, जो मतलब जितने भी आने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन मिलने ही वाला है। फिर आप एक्स्ट्रा चाहो तो इसमें जाकर थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ लो कि इनके ऑब्जेक्टिव्स और एक्स्ट्रा क्या क्या है, और कुछ पढ़ सकते हो तो एक काम कर लो, फिलहाल इनका चेयरमैन कौन है करंट में वो पढ़ लो, बस इससे ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सफिशिएंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए इसी पॉइंट में और आगे बढ़ते हैं। अगला बैंक आ रहा है आपका एक्सिम बैंक। एक्सिम में EX का मतलब एक्सपोर्ट, IM का मतलब इंपोर्ट। ये इकलौता बैंक है एक्सिम बैंक जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इंडिया करती है उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया हुआ है। यानी वो इंटरनेशनल ट्रेड्स को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है और फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्सिम बैंक के ऊपर क्वेश्चन आया है पिछले पीएससी में। कब बना? 1 जनवरी 1982 को। ठीक है, डेट्स याद रखनी है, फैक्चुअल है, उसमें और कुछ बोलने लायक नहीं है। चेयरमैन आप निकाल लेना। अगला वर्ड है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। नाम सब कुछ कह रहा है, पर बना कब था? 9 जुलाई 1988 को। किस लिए बना है? हाउसिंग फाइनेंस देने के लिए बना। ठीक है, तो भैया वो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी है, जो घर के लिए लोन देते हैं घर बनाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए NHB की स्थापना की गई 9 जुलाई 1988 को। चेयरमैन निकाल लेना। ये आया फिर से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिडबी।
सिडबी में IDBI तो वही था, एस लग गया, सिर्फ हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार पीछे दिखा देता हूँ, हाँ आपको, पिछले स्लाइड पे चलते हैं, हम कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज, ठीक। हल्का सा फर्क है, स्मॉल इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है। तो ये सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। 2 अप्रैल 1990 में स्थापित हुआ। फिर ये प्रमोट करेगा, फाइनेंस देगा, पर किसको देगा ये बस ध्यान रखना, MSME को। वो मैंने पिछले स्लाइड में भी लिखवाया आपको, देखो यहाँ पर मैंने पिछले स्लाइड में लिखवाया था यहाँ पर कि IDBI किसको सपोर्ट करेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। वही सिडबी स्मॉल स्केल और मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो MSME को सपोर्ट करेगा। डेट याद रखिएगा, ये RIE वाला मामला जो है इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों में फर्क है। अगला आ रहा IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए एक फाइनेंशियल कंपनी बनी है, ठीक है, कॉर्पोरेशन नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर, कंपनी वर्ड, ध्यान दीजिएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी 30 जनवरी 1997 को स्थापित हुई। ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, पर किसके लिए, उन प्रोजेक्ट्स को जो कि इंफ्रा वाले हैं, जैसे कि रोड बनाना है, ठीक है, एरोप्लेन के लिए पोर्ट, शिपिंग के लिए पोर्ट्स बनाना है, पावर सेक्टर को बढ़ावा देना है, टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, शहरी विकास के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन सब के लिए IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेगा। 30 जनवरी 1997 को स्थापित हुआ। और लास्ट और सबसे करंट में जो अभी इंपॉर्टेंट आपका इंस्टीट्यूशन जो आया है वो है ये NABFID, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। याद कर लीजिएगा, नया है, पूछा अभी तक बिल्कुल नहीं गया है। नया इसलिए कह रहा हूं कि 2021 में बना है, 19 अप्रैल को, इसलिए चांसेस बन सकते हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि देश में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। तो इतना सब कुछ आपको पढ़ना ही है। इसके बियॉन्ड जाके आपको इनके चेयरमैन के नाम या करंट में अभी कौन प्रेसिडेंट है उनके नाम निकालने पड़ेंगे, और एक बार थोड़ा सा इनके ऑब्जेक्टिव को आप और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म और डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। एक आपके सिलेबस में आउट जाकर एक टॉपिक है, वो है UTI, ठीक। अब UTI इसलिए आउट है क्योंकि UTI बैंक नहीं है, ठीक है। UTI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली नहीं, मतलब कहने को तो है फाइनेंस का काम कर रहा है ये, पर वैसा नहीं जैसा बैंकिंग वाला है। तो UTI क्या है, UTI एक म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन है, ठीक। म्यूचुअल फंड जो हम टीवी में देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, यानी इन्वेस्टमेंट करने की एक एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक। तो म्यूचुअल फंड की स्थापना, सॉरी, UTI की स्थापना 1 फरवरी 1964 को, ठीक। क्या हो गया भाई, इसको क्या हो गया पेन को, 1 मिनट, हम पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। एक बार फिर से रिकनेक्ट करके देख लेते हैं। चलिए, चला तो सही, अब देखते हैं यहाँ पर। चलिए, चल रहा है। तो 1 फरवरी, अब चल तो रहा है पर मार कर नहीं चल रहा। अरे भाई, अब तुमको क्या दिक्कत हो गई। चलिए, तो ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर पेन हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा, पर देख लीजिएगा। 1 फरवरी 1964 को आपका जो है UTI का निर्माण हुआ। UTI का जो एक्ट बना था वो 1 साल पहले 1963 में आया, यानी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ UTI को लेकर, वो बिल पास हुआ तो एक्ट बना 1963 में, और एक्ट बना तो उसके बाद उसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1964 में।
हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, ध्यान दीजिएगा। कैसी एजेंसी है, कैसा इंस्टीट्यूशन है? इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। फिर इनका चेयरमैन और प्रेसिडेंट जो है करंट में, वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा था कि ये चल जाए पेन, मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, है ना, फिर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। एक काम करते हैं, एक फ्रेश लेक्चर बनाते हैं अगला वाला, इस लेक्चर को यहाँ स्टॉप करते हैं, देखते हैं क्या टेक्निकल इशू हुआ है, और फिर एक और लेक्चर अपलोड करता हूँ आगे इसी टॉपिक के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना, अगले टॉपिक के लिए बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है।